और इस वक्त की एक बड़ी खबर, आजम खान की हिमायत में उतरे मुलायम सिंह यादव। कहा, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आजम खान जालिम नहीं हो सकते। मुलायम सिंह ने कहा कि चंदे और भीख मांग कर बनाई थी जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए सड़कों पर उतरेंगे समाजवादी पार्टी के कारकुनान। मुलायम सिंह का कहना है कि आजम खान को किया जा रहा है बेइज्जत, जरूरत पड़ेगी तो वजीर आजम से भी वो करेंगे मुलाकात। आजम खान की हिमायत में उतरे मुलायम सिंह यादव। कहा, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आजम खान जालिम नहीं हो सकते। चंदे और भीख मांगकर बनाई थी जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान के लिए सड़कों पर उतरेंगे समाजवादी पार्टी कारकुनान। मुलायम सिंह ने कहा कि आजम खान को बेइज्जत किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वो वजीर आजम से भी इस मामले में मुलाकात करेंगे। आजम खान की हिमायत में उतरे। भीख मांग करके चंदे से बनाई है यूनिवर्सिटी, और जिसमें मेरा भी सहयोग और हमारे साथियों का सहयोग रहा। देश से और विदेश के कुछ उनके मित्र थे, उनसे मिलकर लेकर के ये विश्वविद्यालय बनाया। अब वो विश्वविद्यालय जो बारह है और आजम का जहाँ तक है, सारी जिंदगी मेहनत की, बहुत ही साधारण परिवार के, गरीबी में जो सबसे ज़्यादा परिवार होता है उससे मामूली कुछ ज़्यादा हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की पूरी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो नेता भी हो गए छात्र संघ के, और इस तरह से आजम खान ने बहुत मेहनत करके सब कुछ किया। लेकिन आप समझिए, यूनिवर्सिटी जो बनाई तो मैंने बताया कि भीख मांग करके, और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। बड़ी यूनिवर्सिटी है और सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत से यूनिवर्सिटी बनाई है। आजम खान तो आजम खान की हिमायत में उतरे मुलायम सिंह। कहा, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आजम खान कभी जालिम नहीं हो सकते। उन्होंने चंदे और भीख मांगकर ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। आजम खान के लिए सड़कों पर उतरेंगे समाजवादी पार्टी कारकुनान, ऐसा कहा मुलायम सिंह यादव ने। और ये उनका ये कहना है कि आजम खान को बेइज्जत किया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। तो आजम खान की हिमायत में उतरे मुलायम सिंह यादव। इस मामले पर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी तारिक कमर से। तारिक, आखिर आजम खान उतर ही मुलायम सिंह यादव उतर ही आए आजम खान की हिमायत में, और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी कारकुनान सड़कों पर उतरेंगे। हाँ, देखिए, बहुत बड़ा बयान ही है ये, और जाहिर है कि इसकी तवक्को भी की जा रही थी समाजवादी पार्टी के सरबराह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोज एक सिलसिला है जो आजम खान के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ है गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ बुनियादों पर मुकदमे रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही हैं, और सिर्फ आजम खान ही नहीं बल्कि उनके बेटे के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ। तो देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं वाज़ेह है कि जो सियासी इंतकाम की कार्रवाई थी वो बीजेपी ने शुरू की थी, और बिलखुसूस वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से ये इशारे थे कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो इस अंदाज की कार्रवाई की तवक्कुआत तो की जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा मामला ये पता नहीं था, क्योंकि अब जो मुकदमे हो रहे हैं उसमें मुख्तलिफ बुनियादों पर हो रहे हैं। जमीनों के मुकदमे हैं, नाजायज प्रॉपर्टीज को कब्जाने के मुकदमे हैं, और बहुत सारे ऐसी चोरी के मुकदमे हैं, और मतलब छोटे छोटे इश्यूज पर मुकदमे हो रहे हैं। अब वो लोग जो कभी सर नहीं उठाते थे वो अदालत पहुंच रहे हैं बाकायदा। तो मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ तरीकों से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें ये भी मुमकिन है कुछ मुकदमे सही हों। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर पाक साफ हो सकते हैं, तो उन कहीं ना कहीं खामियां हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज से मुकदमों का सिलसिला मुतवातिर कर दिया गया है, उससे ये अंदाजा जरूर होता है कि कोई ना कोई सियासी इंतकाम है जिसको हुकूमत लेना चाहती है, जिसको
बरसरे इख्तियार पार्टी लेना चाहती है और उसी की हिमायत में आज मुलायम सिंह ने वादे तौर पर ये इशारे दे दिए हैं कि आजम खान के खिलाफ जुल्म हो रहा है, एक कोई साजिश के तहत जुल्म हो रहा है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी अरकान को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो वो खुद वजीर आजम से इस सिलसिले में बात करेंगे। ताहम अभी वो देखेंगे कि यूपी हुकूमत का क्या नजरिया है, कुछ मौके में तब्दीली आती है, कार्रवाई में तब्दीली आती है या नहीं। लेकिन तारिक, एक बात यहाँ पे जानना चाहेंगे, समझ में नहीं आती है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा आजम खान को, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव को आजम खान की हिमायत में कुछ बोलने के लिए। और उसके अलावा फिलहाल किसी भी समाजवादी पार्टी के लीडर, खास करके अखिलेश यादव ने भी फिलहाल आजम खान की हिमायत में कुछ खास बात नहीं कही है। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये सवाल कई रुखी सवाल है, इसलिए भी ये अहम है क्योंकि देखिए, जहाँ तक आजम खान का ताल्लुक है तो आजम खान को जो पार्टी में हैसियत हासिल है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप जी। आजम खान की जहाँ तक हिमायत का ताल्लुक अखिलेश यादव का है तो अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में उसके चेहरे बोला था। और देखिए, यहाँ पर बयान अखिलेश का भी आना चाहिए था, जरूर आना चाहिए था, ये भी लोग तवक्को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दूसरे जो लीडर है वो भी मुसलसल खामोश थे। तो देखिए, अब मसला क्या था कि जब तक ये इंफरादी लड़ाई रहेगी तब तक हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम तर सियासी लोगों में खामियां होती हैं। कहीं ना कहीं सब ये मानते हैं कि कोई गलती, कोई लफ्ज़ उनसे हो चुकी है और हुकूमत इस मामले में बहुत सख्त है। हुकूमत चाहती है कि जो भी सर उठाए, जो भी जबान खोले, उसको किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाए। तो देखिए, एक कार्रवाई का सिलसिला है जिसका खौफ आम आदमी में ही नहीं बल्कि लीडरों में भी महसूस किया जा रहा है और इस खौफ से समाजवादी पार्टी के लीडर भी मुबर्रा नहीं है। तो जाहिर है कि मुलायम सिंह की आवाज उठी है तो अब ये उम्मीद करते हैं लोग कि मुलायम सिंह की आवाज उठने के बाद समाजवादी पार्टी की ज़ेली तंजीमें मुमकिन है कि सड़कों पर उतरें, ये भी मुमकिन है कि कुछ और लीडर सामने आए, ये भी मुमकिन है कि आप मुलायम सिंह के बयान के बाद अखिलेश खुद सामने आकर कोई बात करें या अपने तमाम तरह अरकान को मुतहर्रिक करने के लिए, तहरीक चलाने के लिए कुछ बयान दें। तो अब देखना ये होगा कि इस बड़े बयान के बाद, इस बड़ी पेशकश के बाद समाजवादी पार्टी और उसके अरकान का रुख क्या रहता है और आइंदा किस अंदाज से इसमें कुछ तब्दीली देखते हैं या नहीं देख पाते हैं। गौर यानी कि इससे वाज़ेह ये हो रहा है कि इस वक्त तमाम लीडरान, ज़्यादातर लीडरान अपना अपना दामन, अपना अपना चेहरा बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए फ़िलहाल वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कुछ बयान नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया तारिक, हमारी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहलू खान केस में SIT अपनी रिपोर्ट आज सौंप सकती है। ख्याल रहे कि इस केस में निचली अदालत से मुलज़मीन को बरी किए जाने के बाद राजस्थान हुकूमत ने इस केस में अज़-सर-ए-नौ जांच का हुक्म दिया था और सह रुकनी SIT तश्कील दी थी। जांच की जिम्मेदारी EIT के सुपुर्द की गई थी। टीम को 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया था। ज़राए के मुताबिक SIT ने पहलू खान कत्ल केस की जांच में खामी पाई है। SIT के मुताबिक कई अहम शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। इस मामले में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी अरबाज से। अरबाज, आज SIT अपनी ताज़ा रिपोर्ट पेश करेगी, इस ताज़ा रिपोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जो SIT की फाइंडिंग्स के कुछ शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं गौहर, और जो हालात नजर आ रहे हैं इस SIT की फाइंडिंग्स में, उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो नेगेटिव अप्रोच अप्लाई की गई वो बहुत नुकसान पहुंचा गई पहलू खान के इंसाफ के। और जो हालात यहाँ पैदा हुए हैं उसमें आप देखिए कि जो मोबाइल की वीडियो क्लिप है वो FFL से तस्दीक उसकी नहीं कराई गई और जो मोबाइल पेश किया जाना था अदालत के अंदर वो पुलिस के माल खाने के अंदर झूल खा रहा था, उसे भी SIT ने बरामद कर लिया है। और यहाँ पर जो वक्त यहाँ पर मेंशन किया गया 16 घंटे बाद का, उसमें भी यहाँ पर जो दोनों तीनों चीजों में SIT को फर्क महसूस हुआ है, उसमें AM और PM का फर्क महसूस हुआ है। ये बड़ी चीज है जिसे लेकर के एक बड़ा रुख यहाँ पर अख्तियार किया जा सकता है। कल शाम से लगातार SIT तैयारी कर रही है लेकिन अभी तक भी रुकी हुई है SIT, और उसने जो 15 दिन का उसे वक्त मुहैया करा दिया गया था उसके बाद में आज शाम तक उसको SIT को अपनी रिपोर्ट दिए जाने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी अभी भी नजर आ रही है इस पूरे मामले में, वो ये है गौहर, देखिए जब अदालत कोई फैसला देती है तो तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए देती है। और पिछली बार जब जो 6 मुल्जिम तमाम इल्जामों से बरी हुए थे तो उस वक्त भी अदालत ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें बरी किया था। अब सवाल ये है कि सबूत मुहैया
हो और अदालत तक पहुंचाए जाए, चाहे वो मोबाइल की क्लिप की तस्दीक हो एफएसएल से, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो गवाह हो जो कि मुकर गए और अदालत तक नहीं पहुंचे। क्योंकि पहलू खान ने 6 लोगों के नाम खुद अपनी हयात में बताए थे और जिन लोगों के नाम का जिक्र किया था उस पर यह सवालिया निशान लगा दिया गया था कि जब हमला अचानक हुआ तो पहलू खान उन नामों की तस्दीक कैसे कर सकता है जिन लोगों को वो जानता ही नहीं। अचानक करने वाले हमलावर की पहचान उसने कैसे की। फिलहाल इस पूरे मामले में गवाहों को जुटाया जा रहा है, सबूतों को जुटाया जा रहा है ताकि अगली बार जब ये अदालत में जाएं तो मुंह की न खाएं और पहलू खां को इंसाफ दिला करके अदालत से कुछ जो जवाब है और कुछ इंसाफ है पहलू खां के उन परिवार को और अहल खाना को दे सकें कि हमने उनके लिए इंसाफ जो है हासिल किया है। जी अरबाज, जब पहलू खान का कत्ल हुआ था, जब पहलू खान की लिंचिंग हुई थी, उस वक्त एक वीडियो उसी वक्त वायरल हुआ था। उस वीडियो के बाद ही ये मालूम हुआ था कि पहलू खान का कत्ल हुआ है और किस तरह से कत्ल हुआ ये सब ने देखा। ये सारे टीवी चैनल्स पर वो वीडियो लगातार कई दिनों तक चलता रहा है। तो आखिर ऐसी उस टीम में ऐसी क्या खामी थी कि उस टीम ने उसी वीडियो को अपनी रिपोर्ट में पेश नहीं किया, और जो इस बार जो रिपोर्ट पेश करेगी तो क्या ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो वीडियो भी उस सबूत के तौर पर पेश करेगी? देखिए, मैंने जो नेगेटिव अप्रोच की बात बताई, चाहे पुलिस का एक कांस्टेबल से लेकर के एसपी तक और जो होम सेक्रेटरी हैं राजस्थान के वो और गृह मंत्री ज्योतिरादित्य उस वक्त में, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी कि बुनियादी सबूतों की तस्दीक की जाती, उन्हें परखा जाता, उन्हें सही वक्त पर अदालत में पहुंचाया जाता। लेकिन यहाँ एसआईटी ने जो फाइंडिंग्स की है, ये बड़ा सवाल इस पूरे सिस्टम के ऊपर खड़ा किया है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम लोग इस तैयारी में जुटे थे कि कोई सबूत वहां तक ना पहुंचे। ये एक बड़ी चीज है। अब उस वीडियो की भी तस्दीक कराई जाएगी एफएसएल से, और 2 वीडियो थे क्योंकि एक वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार और इससे 2 वीडियो बनाए गए थे। बनाने वाले एक मोबाइल को भी जब्त किया गया था जो कि मालखाने में धूल खा रहा है, उस मोबाइल को भी बाकायदा एज ए एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा अदालत के सामने। और यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि जो 15-16 इन्होंने गवाह नॉमिनेट किए थे उनमें वो तमाम लोग आने से अदालत में मुकर गए थे कि हम लोग नहीं पहुंचेंगे, और पुलिस इस पूरे मामले में कोई ना तो जवाब दे सके कि हम क्यों कामयाब नहीं रहे उन तमाम गवाहों को अदालत पहुंचाने में और क्यों वो लोग मुकर गए। अब उन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि सबूत और गवाह दोनों अदालत तक पहुंचाया जाए ताकि इस बार मामला कमजोर ना पड़े। जी बिल्कुल, उम्मीद ये की जाती है कि इस बार तमाम गवाह और सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अरबाज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आसाम में आज डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर तिब्बी खिदमात मुतासिर हो रही हैं। एक सीनियर डॉक्टर की लिंचिंग के खिलाफ ये डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह 31 अगस्त को जोरहाट में सीनियर डॉक्टर देवेंद्र दत्ता को हुजूम ने पीट कर मार डाला था। इस केस में पुलिस ने अब तक 36 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दरअसल गुज़श्ता दिनों देवेंद्र दत्ता की निगरानी में इलाज के दौरान एक मरीज ने दम तोड़ दिया था, जिस पर मरीज के रिश्तेदारों ने उन्हें पीट कर मार डाला था। देवेंद्र दत्ता रिटायरमेंट के बाद रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। और इसी बात पर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे नुमाइंदे जोरहाट से गौतम बोरा हमारे साथ जुड़े हुए। गौतम, ये पूरा मामला क्या है? आखिर इस डॉक्टर को किस वजह से पीटा गया? क्या मरीज को क्या परेशानी थी, क्या बीमारी थी जो उसने दम तोड़ दिया और डॉक्टर को भी पीट दिया गया? हाँ गौर, ये जो घटना हुआ था शनिवार के शाम को हुआ था। एक मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर देवेंद्र दत्ता को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। और जब वह हादसा हुआ था, जो बागान का जो श्रमिक था उन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसको पहले मारा, उसके बाद उसको जख्म को ट्रीटमेंट करने के लिए भी नहीं दिया। एम्बुलेंस गया था लेकिन एम्बुलेंस को भी उन लोगों ने रोक के रखा और 1.5-2 घंटे के बाद वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। और इस बात के बाद अभी तक जोरहाट पुलिस ने अभी तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद जोरहाट के जितना डॉक्टर्स कम्युनिटी है, असम के जितना डॉक्टर कम्युनिटी है, सब एक साथ जोड़ के इस बात को लेकर सड़क पर आ गए हैं। वो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। और आज आईएमए के दिल्ली से कार्यकर्ता भी जोरहाट आए हैं और एक बैठक हुआ है जोरहाट में। मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि अब जोरहाट में कैसा कार्रवाई करेंगे और गवर्नमेंट को क्या अपील वो लोग कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर सारा चिकित्सा समाज ही इस बात को लेकर सरकार को अपील कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका
मुकदमा जारी हो और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद है IMA दिल्ली से कार्यकर्ता। सर, जो हादसा हुआ है, आज बैठक भी हुआ है, सर आप लोग कैसे कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? लेकिन सबसे पहली कार्रवाई तो यही है कि इस तरीके के इंसिडेंसेस को हमें रोकना है और जो भी कल्प्रिट है उनको इस तरीके की हमने सज़ा दिलवाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आगे दोबारा कोई भी आदमी इस तरीके की काम करने से पहले, इस तरीके के अटैक करने से पहले 10 बार सोचे कि इसका हश्र क्या होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा था कि वो एक सेंट्रल लॉ लेके आए जिसमें इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना दिया जाए, और अगर इस तरीके का इंसिडेंस होता है जो यहाँ पर हुआ है उसके हिसाब से ये बेलेबल नॉन बेलेबल की बात ही नहीं है। इट शुड बी टेकन एज ए मर्डर, इट शुड बी टेकन एज ए मर्डर और उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो हमारा जो सपोर्ट है जोरहाट को और सारे आसाम के डॉक्टर्स को, जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि इस पे एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, अदरवाइज ऑल इंडिया एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स। वी आर ट्रीटिंग पेशेंट, वी वांट टू ट्रीट पेशेंट। हमने उनकी मदद करनी, ना कि इसलिए कि हमें ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप हमें ख़त्म कर दोगे तो आने वाली जनरेशन में इलाज करने के लिए किसी को बचेगा। तो सबको ये सोचना है कि डॉक्टर्स पे अटैक कितना नुकसानदेह उनके लिए और कम्युनिटी के लिए है। और गौर, न्यूज़ 18 असम नोटिस को एक बात पता चला है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिन लोगों ने डॉक्टर देवेंद्र दत्ता के ऊपर ये मारा था, उनको हत्या की थी, वो लोग तब दारू पी के बिल्कुल तल्ली थे और इसकी वजह से है ये कांड हुआ था। ये बात बताया गया है। वो जो जस्मीन गवाह था, उन लोगों ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये बात बताया है। और अभी पुलिस ने जो 36 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों से भी पूछताछ जारी है। और इसके अलावा आज से करीबन 3-4 महीने पहले जोरहाट और गोलाघाट में भी ऐसा हादसा हुआ था कि दारू पी के 150 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वो भी चाय बागान के कर्मचारी थे। और इस बात को लेके 26 घंटे को लेके जोरहाट में जो चिकित्सा सेवा है वो बिल्कुल बंद हो गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं सिर्फ सरकारी अस्पताल में। और आज भी जोरहाट के लेकर असम में सारा चिकित्सा सेवाएं बंद कर दी गई हैं डॉक्टर ने। और जो प्राइवेट चैम्बर के जो अस्पताल है, बेसरकारी जो अस्पताल है, वहाँ पर भी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध है। मैं फिर जानना चाहूँगा सर आपसे कि सख्त से सख्त कार्रवाई लेने के लिए गुजारिश किया गया है सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मतलब उन लोगों ने नहीं बताया कि क्या कार्रवाई करेंगे। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शांतनु सेन आज रात को यहाँ पहुँच रहे हैं। कल सुबह सब लोकल प्रेसिडेंट्स और स्टेट प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग करके और उनके जो डॉक्टर देवेंद्र दत्ता जिनकी डेथ हुई है उनके घर जाके सब सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। और हमारी IME की एक्शन कमेटी की मीटिंग 6 तारीख को हो रही है और ये सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा, टॉप मोस्ट एजेंडा एक्शन कमेटी में। और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो है अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हमें आगे क्या करना है। और हम ऑल ओवर इंडिया इसका प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि वो जल्द से जल्द इनका एक्शन लेना चाहिए। ये प्री प्लान्ड मर्डर है और जो हमें पता लगा है कि जैसे डॉक्टर दत्ता को मारा गया है, ये बहुत ही हेनियस क्राइम है। कोई भी सेन सोसाइटी जो कि लोगों का कुछ दिमाग है, जो सिविलाइज सोसाइटी है, वो ऐसा काम ना करेगी, ना टॉलरेट करेगी। और हमें यही सरकार को कहना है कि एक्शन जो है उसके ऊपर जल्द से जल्दी होना चाहिए और वो उनको जो है दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक्स। सर, 2 दिन के लिए जोरहाट में चिकित्सा सेवाएं बंद कर दी गई हैं डॉक्टर के द्वारा। अगर इसके बाद भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो सकते हैं क्या? देखिए, इमरजेंसी सेवाएं बंद करना हमारे फितरत में नहीं है। हमारा मेडिकल प्रोफेशन, हमारे एथिक्स ये नहीं कहते हैं कि जो लोग असहाय हैं, जो लोग गरीब हैं और जिनको ये दवा की और इलाज की ज़रूरत है उनको तंग किया जाए। पर अगर ऐसे ही एक्शन होते रहे तो सोचना पड़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं होंगी,
ये हमारे एक्शन कमेटी जो है 6 तारीख को इसके ऊपर जो भी प्लान्ड एक्शन होगा वो ज़रूर है, क्योंकि इस देश का मामला है। हमारे 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री जो कि मेंबर हैं IMA के, ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या हमें आगे फर्दर एक्शन लेना है। धन्यवाद। और गौहर, इस बात को लेकर, जोरहाट के इस हादसे को लेकर सारा देश के डॉक्टर रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, और इसके बाद भी सरकार क्या व्यवस्था लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर ही निर्भर करेंगे कि इसके बाद इस मुद्दे को किस तरह लिया जाएगा। गौहर जी, बहुत शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या तनाज़े पर अदालत में 18वें रोज भी बहस जारी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलील पेश कर रहे हैं। राजीव धवन ने बहस के दौरान कहा कि हिंदू फरीक का दावा है कि राम की पैदाइश बीच वाली गुंबद के नीचे हुई थी, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि राम इसी गुंबद के नीचे पैदा हुए थे। आपका दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं है। धवन ने मजीद कहा कि अगर ये मान भी लें कि राम का जन्म वहीं हुआ था तो परिक्रमा का दावा करने का क्या मतलब। सतलुज यमुना लिंक कैनाल यानी SYL मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने मामले को 4 महीने के लिए टाल दिया है। हमारे नुमाइंदे ने इस मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा उसका जायजा लिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर उन्होंने कहा कि वो दोनों राज्य सरकारें यानी कि हरियाणा और पंजाब के संपर्क में हैं, लिहाजा इस समाधान को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल से यह कहा कि हम आपको 3 महीने के बजाय 4 महीने का समय देते हैं, लेकिन जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अब आए इस पूरी समस्या का समाधान लेके आए। वहीं हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए यह कहा कि वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक टाइमलाइन तय करे ताकि इस टाइमलाइन के तहत इस समस्या का समाधान हो। अनंत काल तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना चले, लेकिन आज की जो बड़ी बात है वो यही है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वस्त किया कि वो दोनों राज्य सरकारों के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले की सुनवाई 4 महीने के लिए टाल दी है, तो अब देखना यह होगा कि 4 महीने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या दोनों राज्य सरकारें इस समाधान के साथ सुप्रीम कोर्ट में आती हैं या फिर नहीं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया है। साबिक रुकन असेंबली अमित जोगी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जोगी के बंगले पर भारी तादाद में उनके हामी मौजूद रहे। भूपेश बघेल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूपेश बघेल सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि उनको न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं है। वो सोचते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस हाईकोर्ट के ऊपर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 3 महीने पहले फैसला दिया कि अमित जोगी पे लगाएगा आरोप गलत है। अमित जोगी कंवर आदिवासी जाति के हैं और अजीत जोगी के जन्म स्थान के संबंध में जो विवाद उठाया गया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव ने जाके वहाँ बयान दे दिया कि उनकी नागरिकता के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में कोई संदेह नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको अपने फैसले में शामिल भी कर दिया। पर भूपेश बघेल इतना घबरा गया है कि दंतेवाड़ा में अभी उपचुनाव है। आज ही मेरा उम्मीदवार वहाँ नामांकन दाखिल कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, अमित जोगी वहाँ ना पहुँच पाए, तो अमित जोगी को हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया है। फजाइये की ताकत में आज जबरदस्त इजाफा हुआ है। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स फजाइये के बेड़े में शामिल किए गए हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें BS धनोआ ने खिताब करते हुए कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स तमाम बड़े बड़े ऑपरेशंस अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अपाचे में डेटा शेयरिंग के साथ साथ टारगेट को एंगेज करने की भी सलाहियत है।
उन्होंने कहा कि अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से है। Helicopter is an advanced multi-mission helicopter that is being operated worldwide by the United States, United Kingdom, Israel and many number of countries. The platform has been flying since the beginning of 80s and has proved itself an operational success across the globe. It's one of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire and forget anti-tank guided missiles, rockets and other ammunition. और इस वक्त ये एक बड़ी खबर, इकबाल अंसारी पर हमला किया गया है। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं और उन पर एक शूटर ने हमला किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त, इकबाल अंसारी पर हमला किया गया है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं, उन पर एक शूटर ने हमला किया है। इकबाल अंसारी के मुहाफिजों ने उनका दिफा भी किया, लेकिन इकबाल अंसारी पर हमला किया गया और एक शूटर ने उन पर हमला किया। इकबाल अंसारी के मुहाफिजों ने उनका दिफा किया। इस वक्त ये बड़ी खबर, इकबाल अंसारी पर हमला किया गया है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी पर एक शूटर ने हमला किया। इकबाल अंसारी के मुहाफिजों ने उनका दिफा किया। बैनुल अक़वामी शूटर वृतिका सिंह ने उन पर हमला किया है। इकबाल अंसारी पर बैनुल अक़वामी शूटर वृतिका सिंह ने हमला किया है। हालांकि इकबाल अंसारी के मुहाफिजों ने उनका दिफा किया है। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।